एलडीएफ यूडीएफ के अलावा इस बार कोई दूसरा भी क्या हो सकता है केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो दो रीजनल पार्टीज रही, क्या उनके अलावा किसी और की दस्तक भी हो सकती है? ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब 4 मई को मिलेंगे। हमारे साथ में सुमित मल्होत्रा नेता टीएमसी भी जुड़ चुके हैं और रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए अब मैं ये जानना चाह रही हूं कि ये जो तमिलनाडु की बात हो रही है, केरला की बात हो रही है, इस बार कुछ नई इबारत लिखने की तैयारी है और उस स्तर पर वाकई तैयारी की है क्या विपक्षी पार्टियों ने? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों के लिए भी चुनौती है और सत्ता पक्ष के लिए भी चुनौती है। सत्ता पक्ष के लिए जहां असम चुनौती है, जहां बंगाल चुनौती है, उसी तरह से विपक्षी पार्टियों के लिए दक्षिण में चुनौती है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बनी हुई है, उस रणनीति में कितना वो कामयाब होती है, ये महत्वपूर्ण है। एक नज़रिए से जब हम देखते हैं तो दिखता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार होते हुए बंगाल बड़ा आसान दिखता है और असम में तो ऑलरेडी उनकी सरकार है ही। लेकिन असम उतना आसान भी नहीं है। हमने देखा कि अभी इलेक्शन कमीशन के इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, उससे कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने जो ऐलान कर दिया, ठीक वैसे ही जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐलान किया था और बाद में इलेक्शन कमीशन के उस घोषणा के बाद में भी उसके किस तरह किस पैसे आते रहे, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था। कल देश के प्रधानमंत्री बंगाल गए और वहाँ तकरीबन 18,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सौगात वहाँ से दे के आए हैं। तो ये डाल पात की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण में विस्तार और अपनी मजबूती, एक तो चुनौती बंगाल और असम में उनके पास रिपीट करने के लिए, हालांकि उनके पास जो फाइव ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व का चेहरा है, लगातार उनकी जो भाषा शैली है, जिस लाइन से वो राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे उनका बिल्कुल। पर जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो बताएं। अगर चलिए कांग्रेस की बात कर लेते तो कांग्रेस में चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं वापस लौटू, जरा गौरव भी जुड़ चुके हमारे साथ में। गौरव, अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय मुद्दे इस बार हावी होंगे या क्षेत्रीय मुद्दे हावी होंगे? क्योंकि पिछले कुछ चुनाव को उठाकर देखे, तुम राष्ट्रीय नीति को ज्यादा देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी। देखिए, चुनाव है, जाहिर सी बात है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका एक बड़ा महत्व होता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी मतदाताओं का जो ध्यान है उस पर आकर्षित करते हैं। और आप पश्चिम बंगाल से ही शुरुआत करिए पूजा। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान होगा, बीते 1 महीने पहले ही दिल्ली के अंदर ममता बनर्जी पहुंच गई थी। ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त था, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और अभी भी उनका मोर्चा खुला हुआ है, क्योंकि कल भी एक वो रोड शो करने जा रही हैं SIR की प्रक्रिया को लेकर के। तो इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो SIR की प्रक्रिया है। और आपको ध्यान हो कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिनों तक अनशन तक उन्होंने किया, उसके बाद धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। तो ये जो मुद्दे हैं SIR की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव में खास करके पश्चिम बंगाल में ये वोटर्स के ऊपर थोड़ा देखने को मिलेगा कि क्या इस प्रक्रिया पर अगर सवाल उठाए गए। भले ममता बनर्जी की बात करें, राहुल गांधी ने भी दिल्ली में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया था किस तरीके से जो वोटर्स है उनके नाम कटे। लेकिन आज जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार ने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको बड़े पारदर्शी तरीके से किया गया है। और जो BLO जिसमें शामिल थे उन्होंने उनको भी सम्मानित किया, बकायदे उनके साथ भी एक ब्रीफिंग की। और आप देखिए कि इस पूरे प्रक्रिया से ठीक पहले जो बैठकों का दौर होता है तमाम अधिकारियों के साथ ग्राउंड पर जाकर के अलग अलग राज्यों में, तो वहां पर अलग अलग राज्यों में बैठकें भी हुई हैं, बातचीत भी हुई है, मीटिंग्स हुई है, ताकि कोई भी मतदाता का नाम जो है वो इस बार चुनाव में शामिल होने से ना रह जाए। और यही जाहिर सी बात है, भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार बता रहे थे कि ग्राउंड पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया, अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने इस चीज को देखा कि किस तरीके से ये इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना है। और अब देखिए जिस तरीके से चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो जो उसकी चुनावी खास करके प्रक्रिया थी, लंबे फेज में चुनाव जाता था, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 फेज में इस चुनाव को कराया जाएगा। तो इसके ठीक पहले एक होमवर्क हुआ है। खुद जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने जो BLO थे उनके साथ भी उन्होंने बैठक किया था। इसके अलावा अगर हम अलग अलग राज्यों के DGP की बात करें और अन्य अधिकारियों की बात करें, उनके साथ भी उन्होंने स्थानीय स्तर पे जो तैयारियां थी उसको लेकर के बैठक किया। उसके बाद यह सुनिश्चित हुआ कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। और आप देखिए पहले जो चरण है तकरीबन 150 चरण पहले उसमें निपट जा रहे हैं, यानी 150 से अधिक जो विधानसभा है पहले चरण में चुनाव हो जा रहा है। और उसमें भी वो क्षेत्र हैं जहां पहले दंगे हुए हैं। अक्सर हमने देखा है जो छुटपुट जो घटनाएं हुई हैं वो भी हमने देखा है। तो ये जो प्रक्रिया है बहुत सहज तरीके से इस बार चुनाव आयोग इसको संपन्न कराएगा। और आखिरी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये खत्म हो रही थी तभी उन्होंने एक सवाल के जवाब में साफ तौर पे कहा कि किसी भी प्रकार की कोई अगर चुनाव के अंदर कोई बाधा डालने के लिए तैयार होता है, कोई भी इस तरीके का कार्य करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी संदेश बहुत साफ है, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। तो ये जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग ने अपने तरफ से फिलहाल की है
और उसी के बारे में तमाम जो जाहिर तौर पर। जानकारियां हैं यहाँ पर दी गई हैं फिलहाल। पूजा, मजबूत ग्रामीण नेटवर्क, महिलाओं कल्याण योजनाओं पर फोकस, अल्पसंख्यकों के साथ के जरिए सुमित मल्होत्रा जी पिछली बार तो चुनाव में फिर से जीत हासिल की, लेकिन पिछली बार बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा। इस बार क्या उम्मीद है, आपका आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ेगा या फिर लग रहा है कि कुछ चुनौतियां हैं? सुमित मल्होत्रा। देखिए, इस बार हम लोग के पास कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है पूजा जी, हमारे पास चुनौती ऐसा नहीं कोई ज्यादा कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, हम लोग को जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, हम लोगों ने 5 साल काम किया है, हम जनता को पूरा भरोसा लेकर के चल रहे हैं। पर देखा गया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल एक ढोल पीटने का काम करती है, एक वो बाबा जी आ जाते हैं भेष बदल करके बंगाल में, अभी तो नया मोदी जी आए हैं, अभी थोड़े दिन बाद उनका लुक भी चेंज होगा, कभी रविदास टैगोर बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, झूठे वादे करना चालू कर देंगे। आज हमारा देश कितनी बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है, ये इनको एहसास नहीं है। गैस की किल्लत हो रही है, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हर जगह जाकर के केवल चुनावी रैली करने में मस्त है और कहते हैं नहीं हमारे पास पूरा भंडार है। तो हम भी ये कहना चाहते हैं, बंगाल में आइए, चुनाव लड़िए, पर जिस तरीके से आप दंगा कराने का काम बंगाल लेकिन जिस ग्राउंड का आप जिक्र कर रहे हैं, उस परेड ग्राउंड की तो एक सिंबॉलिक पहचान यही है ना सर, जिसके लिए वहां भीड़ इकट्ठी हुई, जनता उसी के पक्ष में खड़ी होती है। ऐसी कहावत है कि नहीं बंगाल में? पूजा जी, बंगाल में हमने पिछली बार भी देखा है, प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, अच्छी भीड़ जुटाई थी, पर वोट तब्दील में नहीं हो मैं तो पाई सर थी। परेड ग्राउंड की बात कर रही हूँ। और मैं विश्वास नहीं, मैं आ रही हूँ, चलिए अदिति नागर के पास जा रही हूँ। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचना और सिंबॉलिक माना जाता है कि जिसके लिए वहां उस ग्राउंड में भीड़ जुट जाती है, सत्ता में उनकी वापसी होती है या सत्ता में आते वही लोग हैं। क्या ये चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वहां पर जाना, लोगों का जुटना, क्या ये माने कि चुनाव से पहले एक पूरा माहौल तैयार कर लिया गया? हमेशा चुनाव प्रचार में 2 चरण की तरह के प्रचार होते हैं। आप देखिए, बड़ा स्ट्रेटेजिकली बीजेपी तो स्ट्रेटेजी के एक एक दिन फूक फूक के चलती है। बड़ी स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने हर उन राज्य में, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी ने, अच्छा बंगाल का स्पेसिफिक बात करें तो बहुत अलग स्ट्रेटेजी है। बहुत ज्यादा इस बार आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी एग्रेसिव नहीं हुए, सीधे ममता जी पे, हाँ पॉलिसीज पे बात हुई है, करप्शन पे बात हो गया, तमाम मुद्दों पे। क्योंकि पिछली बार का चुनाव बिल्कुल ऐसा था कि हाथ को आया, मतलब जिसे कहें बहुत अच्छे से, अगर ममता बनर्जी का पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ होता, वो संपत्ति की बात नहीं हुई होती, तो हम जानते हैं कि नतीजे किस तरीके के थे ऑलरेडी। दूसरी बड़ी बात है कि 2 तरह के चुनाव प्रचार होते हैं। एक चुनाव प्रचार होता है जो जिसका आगाज अब कल से होगा, या टेक्निकली कहें कि जो पार्लियामेंट सत्र खत्म होने के साथ ही होगा। एक चुनाव प्रचार पहले का होता है, अगर पार्टी सत्ता में है तो, केंद्र में अगर है तो, या जो जिसमें अनाउंसमेंट्स होते हैं, स्कीम्स होती है, आप अपने काम का ब्यौरा, क्योंकि बीजेपी बेसिकली तो इसलिए ही अपनी पहचान रखती है ना कि हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अभी भी अलग अलग ग्रुप में जो बात हो रही है, चाहे बुद्धिजीवियों से, बंगाल के तो खास तौर पे, उनको यही बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे बंगाल में कुछ नहीं हुआ इतने सालों से, डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या क्या कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हम क्या क्या कर देंगे। तो जाहिर तौर पे जिस आप चुनाव प्रचार पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिन ग्राउंड का आप जिक्र कर रही हैं, वहां से सरकारी योजना के माध्यम से अनाउंसमेंट करना, मैसेज करना, ये नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके काम पे तो बता ही दिया। और दूसरा, वहां पे भीड़ जुटना,